पहले कोई लगा दे केले वाले को। चलो भाई ओके। जो बच्चे भी कुछ नहीं पढ़ा है, जहां पे लास्ट क्लास रोकी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करवा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ी देर ध्यान से देखना कि कहानी आपको समझ में आ सके। हमारा जो टॉपिक था वो था ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट पेपर में हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले, कंफ्यूज करे कि नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट बोथ आर द सेम थिंग। कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप कहोगे नो। कंसेप्ट को पढ़ने के बाद क्या कहोगे? नो, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते, क्लास को शुरू कर रहे हैं। मान के चलिए एक बैंक है एसबीआई, नाम तो सुना होगा, ठीक है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई में कुछ पैसा जमा कराया किसने? पब्लिक ने। किसने पैसा जमा कराया? और कुछ पैसा जमा कराया दूसरे बैंकों ने। ये बात ध्यान रखना, एक बैंक के अंदर दूसरा बैंक भी पैसे जमा कराता है। क्लास साइलेंस। एक बैंक के अंदर दूसरा बैंक भी पैसे जमा करवाता है। कंझावला में, कराला में, कहीं पर भी, जहां पर भी आप लोग रहते हैं वहां पर आपको पता है कोई ना कोई बैंक है। जैसे मान लेते हैं कंझावला में जो एसबीआई बैंक है, उसमें मैं बीइंग अ पब्लिक गौरव ने मान के चलिए 100 रुपए जमा कराए, या 1000 लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। 1000 रुपए जमा कराए। अच्छा, कंझावला में ही एसबीआई के पड़ोस में पीएनबी भी है। पीएनबी ने अपना कुछ पैसा रखवाया, 200 रुपए रखवाए, किसमें? एसबीआई में। तो अब एसबीआई के पास टोटल डिपॉजिट कितना आया? 1200 आया ना। टोटल डिपॉजिट आया 1200। तो ये जो 1200 रुपए होता है ना बच्चों, इसको बोला जाता है क्या? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है जी। अच्छा, जब एक बैंक, ध्यान से देखना बोर्ड पे, पेन रोक दो 2 मिनट। जब एक बैंक दूसरे बैंक में पैसा जमा करा रहा है ना, तो इसको बोला जाता है इंटर बैंक डिपॉजिट। क्या बोला जाता है? इंटर बैंक डिपॉजिट। 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मीन बाय इंटर बैंक डिपॉजिट। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है कि इंटर बैंक डिपॉजिट मींस सच डिपॉजिट which is made by one bank into another bank, made by into another bank, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसमें से क्या करूं, अब मैं इसमें से क्या करूं कि 1200 रुपए में से 200 रुपए घटा दूं, 200 रुपए घटा दूं, तो लॉजिकली वो क्या बचेगा? 1000। वो किसका पैसा है? दिख भी रहा है हमारे को एग्जाम्पल में, है ना, दिख भी रहा है सर। वो पैसा लॉजिकली किसका है? तो ये जो पब्लिक का पैसा है ना, सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। वो पब्लिक का पैसा कहलाता है क्या? नेट डिमांड डिपॉजिट। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बिटवीन नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेट डिमांड डिपॉजिट एंड, तो क्या आंसर हम देने वाले हैं? हम आंसर देने वाले हैं कि नेट डिमांड डिपॉजिट इज नैरो कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट? जबकि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इज अ वाइडर कंसेप्ट। क्यों भाई? क्योंकि उसमें 2 लोगों का पैसा जुड़ गया। 1200 में कितने लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है? पी फॉर एंड बी फॉर बैंक। और जबकि नेट डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ किसका पैसा जुड़ा हुआ है? पब्लिक का पैसा जुड़ा हुआ है। किसका पैसा जुड़ा हुआ है? पब्लिक का पैसा जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? डन। तो ध्यान यहां पे रखेंगे कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट वाइडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू, ये ध्यान रखेंगे। करेक्ट है। फटाफट से ड्राफ्ट नोट करो, 3 डेफिनेशन में यहां पे कवर करनी है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, इंटरबैंक डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट। प्लीज फटाफट से। क्यों कराता है? सेफ रखने के लिए, अपनी इंटरेस्ट की, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछता हूं, एचडीएफसी और एयू बैंक, अभी एक नया बैंक आया एयू, स्मॉल बैंक करके आया है, किस पे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस है?
तो इसी तरीके से हाई क्रेडिबिलिटी, हाई गुडविल और हाई सेफ्टी के कारण दूसरा बैंक भी वहां पे पैसे जमा करा के रखता है। ठीक है कि नहीं? ये आपका बात। प्लीज फटाफट से ड्राफ्ट नोट करो। अगर कोई इंडिया का जो बैंक है, अगर वो आउट इंडिया से आउटसाइड किसी बैंक में, स्विस बैंक का नाम सुना है? यस सर, सुना है ना सर? तो बहुत पैसा रखा हुआ वहां पे। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर इंडिया का कोई बैंक बाहर के किसी बैंक में पैसा जमा करा सकता है? आंसर इज यस, और करवाते हैं सर, और करवाते हैं। और बाहर के भी कई सारे बैंक इंडिया में पैसा जमा कराते हैं सर। कुछ होता है भाई चीजों को छुपाने के लिए, कुछ होता है जेन्युइन पर्पस। डिपेंड करता है, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वहां पे डिपेंड करती है सब बातें। फटाफट से ड्राफ्ट नोट करो। क्या क्या कर सकते हैं आरबीआई में? कौन? रिजर्व बनवा के रखती है, डिपॉजिट नहीं होते। रिजर्व अलग चीज है, डिपॉजिट अलग। रिजर्व करवा के रख सकते हो, वो भी किसके कहने पर? आरबीआई के कहने पर। ठीक है कि नहीं? ये चीज ध्यान। हाँ, वो लीगल परसेंटेज है, वो करवानी ही पड़ेगी आपको, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। बच्चों आप लोगों तो आप दोनों जने भी नोट करो, ठीक है? समय आने पर मैं आपको चीजें और बताता हूँ, अभी आप लोग नोट करो। मैंने भी देखा मैसेज 26 में। बच्चे पहले 2 क्लासेस में आए थे, वो भाई नहीं सारे आज नहीं बैठे। वहाँ शबनम मैम पढ़ाएंगे, इसी बात है। शबनम मैम को फोन करके यहीं पे शबनम मैम को एक बार एक्सेस करो, ये मैं करूँ। अगर तुझे नहीं, तुझे ज़्यादा नहीं है तो मैं करता हूँ, मुझे ज़्यादा तो फिर मैं करता हूँ। चल तुझे वहाँ पे क्लास, मैं बस क्लास के बाद में कर लिया नोट? ठीक है, लिखो जरा भाई सब जने, मीनिंग लिखो। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू, gross demand deposit refers to summation of किस किस का समेशन है ये? पब्लिक वाले को क्या बोल सकते हैं हम लोग, और बैंक वाले को क्या बोल सकते हैं? तो समेशन ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट एंड summation of net demand deposit and interbank deposit, interbank deposit। ठीक है जी, डन।
उसके बाद अगली लाइन में लिखिए इंटरबैंक डिपॉजिट रेफर्स टू हाँ नेक्स्ट लाइन में एक दो लाइन का गैप देखिए इंटरबैंक डिपॉजिट रेफर्स टू डिपॉजिट ऑफ वन बैंक into another bank ठीक है जी into another बैंक फुल स्टॉप एक लाइन का गैप देके नेट डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू deposit of public into the bank डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इनटू दी बैंक ठीक है जी अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन तो क्या फॉर्मूला बन सकता है फॉर्मूला पूछ ले बच्चे 2 मिनट तसल्ली से बैठो नेट डिमांड डिपॉजिट के लिए फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला क्या बनेगा ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट माइनस में बोलो क्या करूं माइनस में इंटर बैंक डिपॉजिट ठीक है जी प्लीज फॉर्मूला लिख लो फटाफट से फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे अच्छा मेरे को क्यों लग रहा है कि ना वीडियो ना ज्यादा हिलेगी ये हो गया क्या तेज ओ भाई 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 हिल रहा है ना अच्छा मैं देखता हूँ नहीं इतना तो नहीं हिल रहा कि किसी को नोट्स बनाते समय दिक्कत आए थोड़ा सा हिल रहा है चलो थोड़ी देर अगर नोटिस नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बस यही है कि यार तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग भी ना होके रखे तो तुम्हारे को कल को हो जाएगा भी वो थोड़ा धीरे में स्पीड पकड़ लेगा क्योंकि वो हिलेगा ना तो फिर चलो प्लीज अच्छा डन ये क्लियर ओके अगला शब्द हमारा क्या था याद करो ओडी था क्या था अगला शब्द ओडी ओडी की फुल फॉर्म है अदर डिपॉजिट्स विद बोलो क्या लिखा है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी पैसा जो भी पैसा किसके पास रखवाया है किसने रखवाया है सर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली फॉरेन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अरे फॉरेन फाइनेंशियल institutions and foreign government फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़े नाम एक नाम सुना होगा आप लोगों ने आईएमएफ फुल फॉर्म बोलो तुम लोगों को मारूंगा ध्यान रखना आईएमएफ की फुल फॉर्म नहीं पता तुम लोगों को 12th क्लास में तुम लोग वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है
तो वर्ल्ड बैंक से ही तो बना है क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, दोबारा रिपीट करो, नहीं पता थी तुम्हारे को ये फुल फॉर्म? चलो जी कोई बात नहीं, अच्छा हाँ बस मेरे पर डाल दो ये वाली बात भी, कोई बात नहीं। जिन्होंने पहली बार सुना हो आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लिख लेना। ये कब बना था, 1944 में बना था। क्या कब बना था, ठीक है। किसके साथ बना था, वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ बना था, वर्ल्ड बैंक। और ये ऑलमोस्ट सिमिलर वे में काम करते हैं, बट दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है जी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक मान के चलो आईएमएफ कह रहा है कि हम आपकी कंट्री में काम करना चाहते हैं, या मान लो अमेरिका का कोई बैंक कह रहा है कि इंडिया हम तुम्हारे देश में काम करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियली काम करना चाहता है हमारे इंडिया में, तो उसको कुछ पैसा किसके पास रखवाना पड़ेगा, आरबीआई के पास। एग्जाम्पल नंबर 2 समझो, मान लो फॉरेन कोई गवर्नमेंट है, जैसे कि भूटान की सरकार है, क्या है, भूटान की सरकार है। वो कहती है हमारे को इंडिया के साथ मिलकर कुछ काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो भाई फॉरेन गवर्नमेंट से हम तो कुछ तो एक सिक्योरिटी रखेंगे ना। तो जो सिक्योरिटी का पैसा आएगा, जो सिक्योरिटी का पैसा आएगा वो किसके रिकॉर्ड में जाएगा, आरबीआई के रिकॉर्ड में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आया था बहुत पहले, सुनिएगा ध्यान से, कनेक्ट हो जाए तो बताइएगा। अदर डिपॉजिट ऑल्सो इंक्लूड द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। क्या थी लाइन, अदर डिपॉजिट ऑल्सो इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या वर्ड लिखा हुआ है, विद आरबीआई। ट्रू और फॉल्स, सर यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। कमर्शियल बैंक का जो पैसा होता है ना, जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, उसको किसमें नहीं शामिल करते, ओडी में सिर्फ कौन सा पैसा शामिल होता है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट का, याद रहेगा। डन। ये एग्जांपल, जैसे मान लो एसबीआई ने कुछ पैसा रखवा रखा है किसके पास, आरबीआई के पास। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आया कि ये जो पैसा है ये ओडी का हिस्सा बनेगा, तो आंसर इज नो। लेकिन अगर बैंक ऑफ पाकिस्तान, किसका पैसा, बोलो भाई, बैंक ऑफ पाकिस्तान का पैसा किसके पास रखा हुआ है, ये अदर डिपॉजिट में आएगा, तो आंसर इज यस, क्योंकि बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है जी। नोट करो फटाफट से, ये वाला पोर्शन नोट करो, ठीक है जी। ये वाली लाइन ना लिख कर ना क्रॉस मारना, या कहीं पे कट मार देना, फॉल्स लिख देना, जिससे कि याद रहे कि सिमिलर पैटर्न का अगर क्वेश्चन आए तो दिमाग में कनेक्टेड रहेगा कि हाँ भाई ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है कि नहीं। वो एग्जाम्पल है, उसको तो चाहे चाहे आप लोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। नोट करो इतना। तो ये कौन सा मेजर था, याद करो, M1। कितने मेजर हैं, M1, M2, M3, M4। अब जो अगले 3 हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीयूटी में इससे जुड़ते हुए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। अगर आपको एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लो भाई, ये देख लो, ये यहां से शुरू हुआ था, ठीक है जी। इतना कंटेंट है आपके पास लिखने के लिए। अगर ये क्वेश्चन किस में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, 4 मार्क्स में आ जाए, इनफ कंटेंट है। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन बताओगे, करेंसी की, सी की, फिर डिमांड डिपॉजिट की बताना, फिर किसकी बता देना, अदर डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट में 2 पार्ट बता देना, क्या क्या 2 पार्ट होते हैं, ग्रॉस नेट। इनफ कंटेंट है, जितना चाहो लिख सकते हो 3 to 4 मार्क्स में। 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि बताओ M1 के कंपोनेंट क्या है, 3 कंपोनेंट है, सी प्लस डी प्लस ओडी। सी मतलब करेंसी, सी मतलब करेंसी, डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, ओडी मतलब अदर डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट किसके साथ रखा हुआ होता है पैसा, बोलो, अदर डिपॉजिट किसके पास रखा हुआ होता है पैसा, 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। क्या डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट दोनों पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, फॉल्स। अदर डिपॉजिट रखते हैं आरबीआई के पास, जबकि डिमांड डिपॉजिट रखते हैं कमर्शियल बैंक। क्वेश्चंस कितने भी बन सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया M1। अब बात करेंगे सर M2 की, किसकी बात करेंगे, M2 की बात करेंगे सर। M2 का फॉर्मूला है M1 प्लस
सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस। अच्छा जी, M1 में क्या क्या था, C प्लस DD प्लस OD। अच्छा, अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि आज के टाइम में तो पोस्ट ऑफिस में हम लोग तो कुछ नहीं करवाते ना। है तुम में से किसी का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट? तुम में से किसी का नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हमारे दादाजी या नाना जी या नानी या दादी, इनके अकाउंट कहां पे थे? जो बच्चे यहाँ पे कंझावला के आसपास से होंगे या कराला के आसपास से होंगे उनको पता होगा। इवन कंझावला वाले बच्चों को तो ये भी पता होगा, सर हमारे तो कंझावला में पोस्ट ऑफिस है सर, हम नहीं जाते दूर। हमारे रामाघर वालों को नहीं पता पोस्ट ऑफिस कहाँ है। पता तुम्हारे को तुम्हारा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तुम्हारा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? अच्छा, कंझावला में पड़ता है। रामाघर वाले भी कंझावला ही जा रहे हैं। कंझावला वाले तो आए रहे कंझावला, रामाघर वाले भी पोस्ट ऑफिस के लिए कंझावला जा रहे हैं। देख लो, तो ध्यान रखना सर, सबसे पहले ना पैसे को जमा कराने के लिए बैंकों का, बेसिकली बैंकों का निर्माण ना जो फेमस हुआ वो पहली बार कब हुआ? 1969, इंदिरा गांधी। उसके बाद जो और बहुत ज्यादा तेजी से फैले ना वो फैले 1994 में, जब इंडिया के अंदर एक वर्ड आया था, बोलो, LPG। मेरे पीछे पीछे फुल फॉर्म बोलना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर तुम में से किसी ने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ने गलती से बोल दिया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा, ध्यान रखना। मुझे पता था, मैं टीचर हूं, 12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है मेरे बच्चे कहां तक सोच सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस वक्त ना हमारी इकोनॉमी को बदला गया था। ठीक है जी, समय आने पर आपका पूरा चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, सिखाऊंगा क्या है। तो 1994 में आया सर, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले की बात है ये भी। 1994 भी आज से लगभग 30 साल पहले। तो सर उससे पहले ना सारा का सारा हिसाब किताब कहां पे रखते थे लोग? अपना पोस्ट ऑफिस में। अब जरा देखो, तो कहते हैं M2 को निकालने का फॉर्मूला क्या है? M1, यानी कि ये तीन चीजें तो ले ही लो, और साथ में जो पैसा सेविंग अकाउंट में कहां पे रखा हुआ है उसको जोड़ देना, उसको जोड़ देना। तो कंट्री की मनी सप्लाई को निकालने का दूसरा मेथड आपके पास आ गया। ठीक है जी, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी बात करूंगा। यहां पे क्या वर्ड आ सकता है कि M2 में कौन सा पैसा जुड़ जाता है? तो जो पैसा पोस्ट ऑफिस में रखा है। कौन से अकाउंटों में? सेविंग अकाउंटों में। M3 पर आते हैं सर, M3 पर आते हैं। तो सर M3 में फॉर्मूला होता है M1 प्लस, आप लोग FD करवाते हैं ना, सुना होगा ना? हाँ जी, FD को क्या कहते हैं सर? 2-3 नाम होते हैं FD के। FD का एक नाम तो हो गया फिक्स डिपॉजिट, तो कॉमन है ही। एक नाम होता है टाइम डिपॉजिट, एक नाम होता है टर्म डिपॉजिट। हाँ जी, FD करवाते किसके साथ है? कौन से बैंक के साथ करवाते हैं गधो? कमर्शियल बैंक जो आपके आसपास घूम रहे हैं ना बैंक, HDFC, SBI, PNB, कोटेक वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, डन। तो अब ये बात जरा समझ लो। तो कहते हैं M3 निकालने का फॉर्मूला क्या है? M1 प्लस में फिक्स डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। M1 का फॉर्मूला क्या था? C प्लस DD प्लस OD, और लास्ट में क्या जुड़ गया? अब अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो FD। जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा, दूसरा बच्चा बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। पढ़ाने से पहले, आगे वाला क्वेश्चन पूछने से पहले डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ लो भाई सब जने, पढ़ो सब जने डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन। डिमांड डिपॉजिट मींस सच डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक व्हिच कैन बी विथड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पढ़ लिया? अब मेरा क्वेश्चन सुनना और रिप्लाई करना। क्वेश्चन है अंश आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट? और FD से क्या बिल्कुल सही बोला है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि जो डिमांड डिपॉजिट है ना, उसमें से पैसा आप कभी भी निकलवा सकते हो। रात के 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, कभी भी निकलवा लो। मुझको अभी भी बैठे बैठे यहाँ पे पेमेंट करनी है ना सर, UPI से पेमेंट कर दूंगा, हो गई। लेकिन सर FD से पैसा आप ऐसे नहीं निकलवा सकते। अगर आपने FD करवा रखी है तो आपको पता ना, FD कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। उस 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी है, मेच्योरिटी पीरियड के बाद पैसा मिलेगा। अगर उससे पहले पैसा निकलवाओगे पैसा कट जाएगा, पैसा कट जाएगा। क्या फर्क समझ में आया? दिमाग में रखना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड,
याद रहेगा ना? ठीक है जी, M3 हो गया। M4 पे आते हैं जरा। M4 का फॉर्मूला है M3 प्लस में ऑल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। नोटिस करना बच्चों, प्लीज बोर्ड पर नोटिस करेंगे भाई सब जने। M2 का फॉर्मूला पढ़ो। M1 सेविंग इन, M4 M3 प्लस ऑल डिपॉजिट इन। तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे क्या लिखा है? ठीक है जी, फर्क समझाऊंगा अभी। एक वर्ड लिख देता हूं यहां पर पहले, एक्सेप्ट एनएससी। एक्सेप्ट एनएससी। सर एनएससी क्या होता है? सर एनएससी की फुल फॉर्म है हमारी इकोनॉमिक्स में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। यहां बैठे हुए बच्चों ने ये पहली बार सुना है ना? तो सर हमारा फर्ज बनता है आपको दिखाया जाए कि एनएससी क्या होता है। देखिएगा जरा फटाफट से। एनएससी सर्टिफिकेट्स, पहले इमेजेस देखते हैं, अगर कुछ इमेजेस दिख जाए। सर ये पुराने जमाने के कुछ चीजें हैं, तो इसको डाउनलोड करके वहीं लगा देते हैं सर, इसीलिए तो हम आते हैं सर। सर अभी भी आते हैं कई जगहों पे जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में लोग अभी भी करते हैं ना चीजें, सर वहां पे आज भी होती है सर, वहां पे आज भी है। हम शहरों में रह रहे हैं सर, हमारे को पोस्ट ऑफिस का कोई लेना देना नहीं। एक आधी बार जब हमारे को कुछ ईमेल वगैरह कुछ मतलब चीजें भिजवानी है ना सर, तब हम लोग लगाते हैं, अदरवाइज तो हमारे को कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। अब जरा देखो ये एक प्रकार का क्या है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर आप समझ पाए तो समझने की कोशिश करिएगा। National Savings Certificate issued in accordance with the terms of national notification printed on the reverse and subject to the application of declaration of the purchaser with the contract। इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं क्या होता है। सरकार ना बॉन्ड इशू करती है, तो कुछ बॉन्ड की तरह ही ये वो पैसा होता है जो पब्लिक ने किसको दिया है? सरकार को। किसको दिया है? सरकार को। लेकिन सरकार इसका रिकॉर्ड कहां पे रखवाती है? देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पोस्ट ऑफिस। आगे क्या लिखा हुआ है? और ध्यान रखना ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, सीयूटी में आ सकता है या वैसे आ सकता है, जो एनएससी के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अच्छा नोट, भाई तू बात कर ले पहले, हम तो पढ़ ही लेंगे, हमारा क्या है, हम तो पढ़ लेंगे भैया, तू बात कर ले। तो मम्मी का कॉल तो तू बोल तो दे कि भैया मैं क्लास में हूँ कुछ हूँ, और परमिशन भी नहीं ले रहा तू। अरे मेरे भाई अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, किसी भी प्रकार के नोट पे एक लाइन होती है ना, मैं धारक को, सुन लो बदमाशो सुन लो, तुम दोनों ही, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं ना, ये लिखा होता है। साइन किसके होते हैं? किसके होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई। कौन है अभी? संजय, संजय मल्होत्रा। अगर ये नोट गिर गया कहीं पर, ठीक है जी, वैसे गिरे ना, भगवान ना करे, बुरा लगेगा मुझे, बट अगर गिर गया और किसी को पा गया तो ये तो उसका हो गया। तो ये नोट ट्रांसफरेबल है, क्या है? जिसके हत्थे लग गया उसका, जिसके हत्थे लग गया, वंशिका ध्यान से गायब नहीं करना, ठीक है कि नहीं? अगर जिसके हत्थे लग गया उसका। लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा और इसको मैं बड़ा करूं, ये वर्ड दिख रहा है आप लोगों को? क्या मतलब हुआ इसका? आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर आपके नाम पर है तो ये आपके ही नाम पे रहेगा, अगर ये खो भी जाएगा ना तो जिसको मिला उसके लिए कोई फायदेमंद की चीज है ही नहीं। लेकिन नोट हमारे कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल। क्या होते हैं? वैसे क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया हाँ ये चीज किस तरीके से है। ये तो कुछ ज्यादा हो गया ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला।
ठीक है, डन। तो अब आओ जरा वापस देखो इधर, कितने फॉर्मूले हमारे पास, M1 तो हो गया पूरा, M2 का फॉर्मूला पढ़ो, M1 प्लस सेविंग इन पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या आया, M3 में क्या आया सर, M1 जो था वो प्लस FD आ गई। M4 में क्या आया, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट। सिर्फ क्या नहीं शामिल होगा पोस्ट ऑफिस का, जो किसमें पैसा रखा हुआ है, NSC में। किसमें पैसा रखा हुआ है, NSC की फुल फॉर्म बोलो, नेशनल, की सरकार को आपने पैसा दिया था हेल्प करने के लिए, सरकार की बॉन्ड्स के रूप में सरकार आपको एक तरीके से अमाउंट जारी कर रही है जो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डन। तीनों फॉर्मुलाज लिखो, फिर 1 मार्क के क्वेश्चंस यहां से कनेक्ट करते हैं। गूगल पे कोई क्या लगता है तुम्हें, डाल के देखते गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। सोचो, दिमाग लगाओ उज्जवल, तुम्हारे को लगता है कि तुम सरकार को कुछ दे सकते हो, तो वो दे सकते हो। ये इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट कौन दे सकता है हमारे को, हम सिर्फ पैसे दे सकते हैं सरकार को, या टैक्स के रूप में या बॉन्ड्स के रूप में। जो भी इशू करने की चीज है वो कौन इशू करेगी, सरकार इशू करेगी। हाँ, 50 रुपए का या 5,000 रुपए का या 50,000 रुपए का बॉन्ड लिया हमने, उसके बदले ये इशू होगा। प्लीज फटाफट से नोट करो, फिर आगे कुछ शब्द समझाऊं। एंड्रॉइड में चेक कर तो आईफोन स्कूल सबके शुरू हो गए प्रॉपरली, बोलो एंड्रॉइड तो नहीं हुए, MS नहीं हुए अभी तक शुरू, क्यों, वैसे रीजन कुछ, अच्छा नवरात्रि, बुरा ना लग जाए माता रानी को, है नहीं, स्कूल हो तो ऐसा हो। हाँ जी बच्चों, आप लोग आगे की तरफ आ जाओ। मैं ना, मेरे को पंखा तो मैं तेज कर दूं, लेकिन ना वो वीडियो रिकॉर्ड ना बस गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ जाओ वहाँ बैठो, पंखा चलाओ, वहाँ का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भाई, आराम से, इतनी भी वो नहीं है। बच्चों बैठ जाओ आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का वो जो लास्ट वाला पंखा, तुम तो सारे चले आराम से चेयर्स को इस तरीके से मत करो, आराम से। AC कूलिंग नहीं कर रहा क्या, अभी तो करवाइए भाई, तभी तो ऑन करा है। यहाँ पे रिमोट था ना, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज थे इसके, मैंने पढ़े थे ना, तो बड़े अच्छे रिव्यूज थे। इसकी कूलिंग नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए ना। मैंने गौरव सर वाले से बनाई थी, वो भी अच्छी एक तो ना, चलो जो अभी टाइम पे निकलेगा, कर लिए नोट ये, चलिए ठीक है, आगे आते जरा फटाफट से 1 मार्क के क्वेश्चन देखो भाई, बातें नहीं। हेलो हेलो क्वेश्चन पुट हुआ, हेलो, लेकिन ये तो शोर ही नहीं है, नहीं चल रहा है इतना तेज ऊपर से। बातें नहीं भाई, देखो बोला ना एक बार, बातें नहीं तो बातें नहीं। मोस्ट लिक्विड मेजर, मोस्ट लिक्विड मेजर का मतलब क्या होता है सर, जिसमें कैश सबसे ज्यादा हो। यहाँ कॉमर्स वाले बच्चे बैठे होंगे, उनको पता होगा लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी एसेट्स का ऐसा फीचर जो जल्दी जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा मेरे को बताना लिक्विडिटी किसमें ज्यादा है, गोल्ड में या घर के कागजात में, गोल्ड में। गोल्ड सर अभी दुकान पे लेके जाऊंगा ना, वो चेक करेगा, नकली है, 2 मिनट रुक, पुलिस आएगी मेरे को लेके जाएगी, फिर फ्री का खाना, फिर 1-1.5 महीने तक तुम्हारी कोई क्लास नहीं होगी बच्चों, क्योंकि निकलने में टाइम लगेगा ना। और हैं नकली गोल्ड पे तुम्हें नहीं पता, बनियों को नहीं पता, मजाक कर रहा था बेटे, तू सीरियस मत हो। तो गोल्ड है, अगर चेक करा असली है, फटाफट से वो बंदा कहेगा हाँ जी ये 1 तोला गोल्ड है, लो पकड़ो 80,000 पे 90,000 पे जो भी रेट चल रहा है। घर के कागज ऐसे दे दूं, दिख जाएगा घर, सर नहीं सर, स्टैंप ड्यूटी, क्या सरकार की नोट, किसके पास जाना पड़ेगा, नोटरी के पास जाना पड़ेगा, सुना होगा ना, इतना तो टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन टाइम लगता है सर। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी भी एसेट्स का ऐसा फीचर जो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, कैश में। 1 मार्क का क्वेश्चन आया, मोस्ट लिक्विड मेजर क्या है, तो आंसर इज M1। लीस्ट लिक्विड मेजर क्या है, लीस्ट लिक्विड मेजर क्या है, आंसर इज M4। लिख लो साथ के साथ इसको। सबसे नैरो मेजर कौन सा है, सबसे छोटा मेजर कौन सा है सर, आंसर इज M1। सबसे वाइड मेजर कौन सा है सर,
M4। ये चार में से कोई एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, लिख लो फटाफट से। हेलो हेलो हाँ बच्चे, आ जाओ यार। पढ़ा किस ले रहे हैं? इसलिए तो पढ़ा रहे हैं कि टेस्ट ले सके। चुपचाप से पढ़ लो। मतलब उस दिन आ रही है उसके बाद से सॉरी, तभी ये इशू आ रहा है। पढ़ लो पढ़ लो। अभी अभी 12th में नए नए आए हो, छोड़ के भाग जाओगे तो रुक जाओ, अभी समय लग बीतने दो, हैबिचुअल हो जाओगे। रीसेट कर लेंगे। लिख लिया? तो इवन सर जब ये पहली वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना तब भी आ रही थी आवाज। जैसे रीसेट कर लिया। डन, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास मनी के मेजर्स। 4 मेजर थे, एक आपके सिलेबस का हिस्सा है, बाकी 3 आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाकी 3 आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। यहां से 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा, कौन सा सबसे लिक्विड मेजर है, कौन सा सबसे कम लिक्विड है, कौन सा सबसे नैरो मेजर है, कौन सा सबसे वाइडर मेजर है। ठीक है जी, ये यहाँ पे कहानी डन हो जाती है। अब पिछले साल एक केवी के एग्जाम में पेपर था, पेपर में क्वेश्चन था, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। हाँ जी सर, क्वेश्चन क्या है? कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। कोई बताएगा सर क्या क्या कंपोनेंट है मनी सप्लाई की? बोलो। हाँ, एक एक करके बोलते चलना, फिर मैं लिखता चलूंगा। बोलो बच्चों, पहला बोलो करेंसी, वेरी नाइस। दूसरा बोलो डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट में कौन सा लिखूं ब्रैकेट में, ग्रॉस या नेट? जिन जिन ने बोला ना ग्रॉस, रास्ते में जाते हैं ना छलांग मार के ना जान दे देना अपनी गड्ढे में। नलायक को अभी तो समझाया, 5 मिनट पहले समझाया, भूल गए हो? क्या समझाया? कि ये वाला पैसा बैंक ने जमा कराया था, बैंक के पास तो ऑलरेडी पब्लिक से आया होगा ना, तो सिर्फ कौन सा पैसा लेना है, कौन सा पैसा लेना है? पब्लिक का पैसा लेना है, ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ मत कर देना। मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा इसको देख लो, एक्सटेंड कर रहा हूं कि नेट डिमांड डिपॉजिट जो होता है ना, उसमें सिर्फ किसका पैसा होता है? और डेफिनेशन याद है मनी सप्लाई की? पता नहीं तुम लोग को याद भी है नहीं याद है। क्या लिखा है ये वर्ड? कितना बड़ा वर्ड लिखा था ये? सिर्फ किसके पैसे को शामिल करते हैं? तो कौन सा डिपॉजिट हुआ, ग्रॉस या नेट? नेट डिपॉजिट। ठीक है जी बच्चों, ऐसे मत करो कि आप लोग को जो लिखवाई हुई चीज है वो भी तुम भूल जाओ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नेट डिपॉजिट। ठीक है जी, ओके। और बोलो, अदर डिपॉजिट आ गया? तनिष खड़ा हो, लास्ट मेरे शब्द क्या है बता, लास्ट मेरे शब्द क्या है? अदर डिपॉजिट। बात मत कर, आराम से बोर्ड पर देख ले। अच्छा, इसके बाद अगला हमारा क्या आ जाएगा? एफडी आ जाएगा इसमें? हाँ सर आ जाएगा। इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी। ठीक है जी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ध्यान रखिएगा, ये मेन 5 आपके पास इसके कंपोनेंट हैं जो मनी की सप्लाई में कंसीडर होते हैं। फटाफट से नोट करो, मनी सप्लाई का यहाँ पे टॉपिक खत्म। अब जरा समझाता हूँ मॉनेटरी सिस्टम को। मॉनेटरी सिस्टम मैंने समझाया था, गोल्ड वाली बात, 200 करोड़ कुछ ऐसा समझाया था लास्ट क्लास में। 6 बजे हुआ है। अभी समझाता हूँ, अगर समझाया होगा तो दोबारा हो जाएगा, नहीं होगा तो ध्यान से देख लेना दोबारा। इस रूम में वेट करना, रोड पर बैठे हैं आप क्लास में। मेरे अकॉर्डिंग शायद मैंने तुम्हें समझाया था, बट पता नहीं, या तो दूसरे बैच में समझाया होगा किसी ने, देखते
कर लिया नोट ये। इसके बाद जैसे ही मनी का सप्लाई का टॉपिक खत्म हो रहा है, बैंकिंग शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? बैंकिंग। बैंकिंग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, जो बच्चे पहले नहीं भी आए थे बीच में, उनको भी सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। कर लिया नोट? ठीक है। ओडी बचे, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स किसके साथ? बोलो। आरबीआई के साथ, ठीक है जी। कर दूं रफ अब? ठीक है जी। देखो जरा इधर, हेडिंग है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है जी। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जो है ना, वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर बेस्ड है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है सर? कि अगर भारत सरकार को आरबीआई से पैसों की प्रिंटिंग करवानी है, तो कम से कम कितने करोड़ के मिनिमम रिजर्व रखने पड़ेंगे? कितने करोड़ के मिनिमम रिजर्व रखने पड़ेंगे? 200 करोड़ के मिनिमम रिजर्व रखने पड़ेंगे। और 200 करोड़ में से भी सर, ध्यान से सुन लेना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 115 करोड़ किस फॉर्म में होना चाहिए? गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए। और रिमेनिंग क्या बच गया? रिमेनिंग 85 करोड़ किस में हो सकता है? फॉरेन करेंसी के रूप में हो सकता है। ये लिखवाया है, पिछली क्लास में लिखवाया था, ये कुछ नहीं लिखवाया था? नोट करो, मैं आप लोगों को इंटरनेट से थोड़ा और पढ़ाता हूँ। यहाँ पे 1 मार्क का जो हमारा क्वेश्चन है, 2 है कि मिनिमम रिजर्व कितने होते हैं, गोल्ड कितना होता है उसमें से? 115 करोड़, ठीक है जी। पढ़ो, मतलब लिखो इसको इसी तरीके से सिंपल वे में। मैं आपको इंटरनेट से थोड़ा डीपली लेके चलता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ। पैसे छुपाने तो इतने रिजर्व। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे छपवाती है ना, तो फ्री में नहीं छपवा सकती सर। ये नहीं कि आज मोदी जी का मन है, मोदी जी ने कहा आरबीआई पैसे छाप दो, सिक्योरिटी रखवाओ भाई पहले कुछ। तुम तो अपने हिसाब से ज्यादा नोट छपवा के अपने तो सारा कुछ पूरा कर लोगे, कंट्री में क्या हो जाएगी? वैल्यू कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, जो मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो इसलिए जितनी भी आपको प्रिंटिंग करवानी है, उसमें आपको उतनी ही सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, जिससे कि बैलेंस बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर से 15,000 रुपए बाहर जाए, तो 15,000 रुपए का अगर सामान ले आते हम, जैसे फ्रिज ले आए 15,000 का, तो बैलेंस रहेगा ना कि 15,000 बाहर गया तो 15,000 के एसेट्स आ गए, बैलेंस रहेगा ना। अब मैं 15,000 बाहर लौटाता रहूं, तो मेरा तो गड़बड़ होगा ना, मामला डिसबैलेंस हो जाएगा मेरा घर, फंड्स मेरे पास बचेंगे नहीं एक टाइम के बाद, और मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। यही चीज, यानी कि बैलेंस को बनाए रखने के लिए ना, जब भी कभी भी आरबीआई गवर्नमेंट को प्रिंटिंग करके देता है, क्या करके देता है? ये मत सोचना कि आज मोदी जी ने बोल दिया तो आज प्रिंटिंग ना। सर, गवर्नमेंट को क्या रखवानी पड़ेगी? सिक्योरिटीज रखवानी पड़ेगी। और सर मिनिमम कितनी प्रिंटिंग बोलो उसमें? बाकी 85 करोड़ फॉरेन करेंसी। लिख लिया होगा इतना, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा ना। आओ जरा देखते हैं इसको। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम मिनिमम
चलिए सर, ये कुछ आ रहा है फ्रंट पे, है ना। ज्यादा डीप में लेके जाने की जरूरत नहीं, वही जो मेन बात है उसी की कंट्रास्ट में आते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, पहला पैराग्राफ ही आपके सामने मेरी बात की गवाही दे रहा है कि मैंने क्या बोला आप लोगों को, दिख रहे। पढ़ो। इंडिया, इन इंडियाज मॉनेटरी सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो द 1 मार्क का क्वेश्चन आया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इश्यूइंग करेंसी रिक्वायर मिनिमम रिजर्व ऑफ 1 मार्क का क्वेश्चन 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कितने का मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करके चलता है, तो आंसर इज 200 करोड़। कितने करोड़? और 200 करोड़ में से क्या लिखा हुआ, विद 115 करोड़ क्या होगा, एंड द रिमेनिंग फॉरेन करेंसी। ठीक है जी, जो मैंने आपको लिखवाया। यस तनिष पूछो। हाँ, फॉरेन करेंसी कोशिश करना ये हो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। बोलो कौन कौन सी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड? डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और दिरहम। ठीक है जी, इन करेंसीज को मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इनकी वैल्यू है। इंटरनेशनल लेवल पर इनकी, अब तुम जिम्बाब्वे की करेंसी लाके मेरे को दे दो, अरे फॉरेन करेंसी लाए, हाँ ऐसे नहीं चलेगा भाई। आपको कौन सी करेंसी रखवानी पड़ेगी जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, वैल्यू, एक्सेप्टेंस हो। अब जैसे आप मेरे को फीस देने आओ और पुराने 500 के नोट ले आओ, आपको लग रहा है मेरे चेहरे देख के कि मैं इतना शरीफ हूं? ऐते नहीं हूं ना मैं शरीफ। तो बस इसी तरीके से आरबीआई भी शरीफ नहीं है सर, आरबीआई भी शरीफ नहीं है। वो भी क्या कहेगा, कौन सी करेंसी जो इंटरनेशनली क्या है, बोलो गधो, एक्सेप्टेड है। समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है जी, डन। रफ कर दूं ना प्लीज, 1 मिनट सुनो, ये लाइन पढ़ो जरा। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से सुनो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मिनिमम रिजर्व्स इन इंडिया? अभी इतने आराम से बोल रहे हो ना, तुम्हारे को पेपर में ना याद भी आ जाए तो भी मुझे